स्वागत है आप सबका। पाठ में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। ये कला और ललित कला का जो टॉपिक है उसकी चर्चा हम कर रहे थे। तो हमने सबसे पहले कला के बारे में जाना कि संस्कृत साहित्य में, संस्कृत वाङ्मय में कला किसे कहते हैं, कला का क्या स्वरूप है और कला के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है। तो जिसमें सभी चीज़ों को देखने के बाद भारतीय संस्कृत में 64 कलाओं का वर्णन हमने देखा, जिसके अंतर्गत प्रायः वो सभी विद्याएं आ जाती है जिसके कारण लोग समाज में रहते हुए समाज से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को करता है और समाज में उसका व्यवहार होता है। तो हमने आपको इसके लिए बताया था कि दो शब्द का विशेष प्रयोग होता है इसके लिए, कला और शिल्प। तो शिल्प जो शब्द है वो वस्तुतः किसी ऐसे वस्तु विशेष से संबंधित है, किसी क्रिया विशेष से संबंधित है जिसमें दक्षता होना शिल्प है। जैसे मूर्ति कला है, चित्रकारी है, तक्षक मने लकड़ी का काम करने की कला है, स्वर्णकार है, मिट्टी का बर्तन बनाना है, ये सब कला के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन कला में भी ये शिल्प में गिने जाते हैं। दूसरी जो कुछ चीज़ें थी कला के बारे में हमने कहा कि किसी गुण विशेष के द्वारा जो विशेष स्वरूप को हम समाज में दिखाते हैं तो वह विशेष धर्म, विशेष गुण में दक्ष होना कला है। जिसके अंतर्गत हमने कहा कि नाट्य कला है, संगीत कला है, इसके बाद में नृत्य कला है। तो ये सब जो चीज़ें कुछ ऐसी है जो गुण विशेष, धर्म विशेष के द्वारा क्रिया में दक्ष होना होता है। तो हमने कहा था कि हमारे परीक्षा से संबंधित जो कलाओं के बारे में विशेष पूछा जाता है प्रश्न, वो नाट्य कला विशेष है, संगीत कला विशेष है, नृत्य कला विशेष है। तो इसी तरह से मूर्ति कला के बारे में, कई बार स्थापत्य कला के बारे में। तो जब हम इन वास्तु विज्ञान के बारे में, तो ये 5-7 प्रश्न ऐसे हैं जो प्रसिद्ध हैं। तो हमने कहा कि ये विषय हालांकि ये भी है कि आपको अन्यत्र भी उपलब्ध हो जाता है। जैसे स्थापत्य कला के बारे में देखेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास, तो उसमें उपलब्ध हो जाएगा। और जैसे अलग अलग मूर्ति कला की बात देखेंगे तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध होगी। तो वो चीज़ें आप उपलब्ध तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो आपको केवल चर्चा करने की बातें हैं, उस चर्चा करने में ये था कि भारतीय संस्कृत ग्रंथ में इस नाट्य विशेष के बारे में, नृत्य विशेष के बारे में मूलतः संस्कृत में क्या चीज़ें कही गई है, संगीत की किन विधाओं के बारे में चर्चा की गई है। तो इस तरह से संस्कृत साहित्य के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती है। तो हम विशेष जो सामान्य जो कलाओं के बारे में ज्ञान है, तो आप जैसे इंडियन आर्ट्स कल्चर जो है, तो अपने 9th 11th 10th की जो एनसीईआरटी की किताब आती है उसमें भी आपको दिख जाएगा। जैसे टेक्स्ट बुक है क्लास 11th की, तो इस सब में उपलब्ध हो जाता है
लेकिन संस्कृत के ग्रंथ के हिसाब से जो हमारी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए हमने कहा कि कुछ ऐसे प्रसिद्ध जो चीजें हैं इनके बारे में हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको विषय समझने में आसान रहे। तो उसी दृष्टि से आज हम इस नाट्य कला के बारे में चर्चा करेंगे। संगीत कला के बारे में हमने संगीत के विषय में हमने सुना, हमने पहले पाठ में देखा। आज हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे नाट्य के विषय में कि भारतीय वाङ्मय में कलाओं के अंतर्गत यह जो नाट्य कला है यह एक प्रमुख कला है और भारतीय संस्कृति की जो पहचान है वो दो कलाओं में विशेष रूप से है, एक नाट्य के क्षेत्र में, एक नृत्य के क्षेत्र में, और दूसरी जो भारतीय जो संगीत परंपरा है तो सांस्कृतिक दृष्टि से इन चीज़ों को। दूसरी बात कि हमारी प्राचीन जो संपदा के अंतर्गत कलाएं हैं उसके अंतर्गत वास्तु है, गृह विज्ञान जिसमें आते हैं, इसके बाद में मूर्ति है, स्थापत्य कला है, तो ये सब चीज़ें जो है प्रधान माने जाते हैं। तो इस तरह से भारतीय संस्कृत में जो 64 कलाएं हैं उन कलाओं में नाट्य एक बृहद और बहुत महत्वपूर्ण कला है जिसके बारे में अत्यंत विशद रूप में प्रायः वेद से लेकर के और आधुनिक जमाने के संस्कृत ग्रंथों में सब जगह विस्तार पूर्वक इसका वर्णन देखा जाता है। तो यह जो नाट्य है इस नाट्य शास्त्र की या नाट्य कलाओं की इतनी विलक्षणता है, इतनी विशेषता है, इसमें इतने सारे ज्ञान हैं कि इसको भारतीय संस्कृति में पंचम वेद के रूप में कहा गया है कि नाट्य और नाट्य शास्त्र इसको पंचम वेद माना गया है। क्यों माना गया है? तो कहते हैं कि ये जितने भी अन्य हमारे शास्त्र हैं उन शास्त्रों में जो जो चीजें कही गई है उन चीजों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक सीधे जानकारी मिल सके, उन विषयों का साक्षात ज्ञान हो सके, वो ज्ञान किस रूप में? अभिनय के द्वारा, प्रत्यक्षात्मक ज्ञान। तो तात्पर्य हम इसकी विशेष चर्चा करेंगे कि नाट्य क्या चीज है जिसके बारे में, तो नाट्य उस कथा वस्तु का प्रदर्शन है, अभिनय है, जिसके द्वारा आपके संस्कृति का पता चलता है, आपके शास्त्रों में वर्णित जो कथानक है उन कथानक के द्वारा समाज को उन्नत करना, उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि के बारे में पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के साथ सांसारिक जितने भी व्यवहारोपयोगी चीज है उनको प्रत्यक्षात्मक ज्ञान देने का यदि कोई साधन है तो वह है नाट्य। इसीलिए यह जो नाट्य है इसमें वेद से लेकर के अन्य समस्त शास्त्रों में जो जो सामाजिक जो चीजें हैं उन चीजों का ही वर्णन अभिनय के द्वारा किया जाता है। अब वह अभिनय जो है जिसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं वह प्रस्तुति किस प्रकार से होनी चाहिए, उसका विषय वस्तु कैसा होना चाहिए, उसके क्या क्या अंग होने चाहिए, ये सारी के सारे जो शास्त्रों में वर्णित है वह यदि सही तरीके से आता है तभी वो नाट्य श्रेष्ठ नाट्य कहलाता है। तो इसीलिए उन नाट्य सिद्धांतों को जो भारतीय संस्कृति में बताया गया है और उसके अनुरूप जो आचरण होता है उसी में सिद्ध होना, उसी सारे गुणों को द्वारा उस चीज को प्रस्तुति करना हम कहते हैं नाट्य कला है। इसीलिए समस्त शास्त्रों में निहित ज्ञान का व्यावहारिक रूप नाट्य शास्त्र में देखा जाता है। इसीलिए नाट्य शास्त्र की जब हम चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि न तद ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला।
अर्थात कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसा शिल्प, कोई ऐसी विद्या, कोई ऐसी कला, कोई ऐसा योग, कोई ऐसा कार्य नहीं है जो नाट्येस्मिन् न दृश्यते, जो इस नाट्य में, नाट्य की प्रस्तुति के द्वारा दिखाया नहीं जाता है। इसीलिए सर्वशास्त्राणि शिल्पानि कर्माणि विविधानि च, सारे शास्त्रों में जितने शिल्प, जितने उसकी कलाएं, जितनी क्रियाएं कही गई है, जितने कार्य किए गए हैं, उन सारी चीजों को समेट करके प्रस्तुत करना ही नाट्य है। तो इसका मतलब यह नाट्य का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत, व्यापक और समाज में जितनी भी उपयोगी चीज है उसका क्रमिक ज्ञान कराने वाला यदि कोई प्रत्यक्ष शास्त्र है तो वह नाट्य है। अब यह जो नाट्य है, तो ये तो इसके स्वरूप और महत्व के बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से नाट्य का लक्षण किसे कहा जाता है? तो जैसे हमने आपको कहा कि अभिनय के रूप में जो प्रस्तुति है, अर्थात किसी कथा वस्तु, किसी विषय वस्तु, किसी ज्ञान को अभिनय के रूप में जो प्रस्तुति है वही नाट्य है। तो वह नाट्य क्या चीज है? उस नाट्य में क्या होता है कि संसार में जितने भी चीजें हैं, चाहे वो सुख से संबंधित हो या दुख से संबंधित हो, तो यह सारा संसार दुख और सुखों से भरा हुआ, सुख और दुखों का समन्वित रूप है। तो इस दुख सुख से समन्वित इन रूपों के बारे में जितनी भी चीजें होती है, उससे कैसे व्यक्ति को निकलना चाहिए, सुखों के तरफ कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए, दुख से कैसे हमको निवृत्त होना चाहिए, इन सब को विभिन्न कथानक के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से समाज के सामने में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसीलिए नाट्य का लक्षण करते हुए कहते हैं, यो अयम स्वभावो लोकस्य सुख दुख समन्वितम सो अंगादि अभिनयोपेता नाट्यम इत्यभिधीयते। यह जो दुख और सुख दोनों से समन्वित यह संसार है, उन दुख सुख के सभी विषयों को लेकर के अंगादि, अपने आंगिक, तो हम बताएंगे कि अभिनय के कितने अंग होते हैं, तो अंग आदि के संचालन के द्वारा, वचन के द्वारा, आहार्य के द्वारा, सात्विक उपदेश के द्वारा जो प्रस्तुति दी जाती है, उससे जो विषय वस्तु का ज्ञान कराया जाता है, उसी का नाम नाट्य होता है। तो सारा संसार का जो सुख दुख से परिपूर्ण स्वभाव है, उसे ही अभिनय के द्वारा प्रस्तुत करना ही नाट्य है। मान लीजिए रामायण के जो कथानक हैं, उन कथा वस्तु को लेकर के प्रत्यक्ष रूप में जब समाज के सामने में उपस्थित करते हैं, तो क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, उसका क्या परिणाम होता है, यह एक सीधा संवाद सामाजिकों से होता है, तो उसका प्रभाव जल्दी पड़ता है। इसीलिए दृश्य काव्य की जब हम बात करते हैं कि काव्य के कई तरीके से भेद करते हैं, तो एक भेद इस रूप में होता है कि काव्य के दो भेद होते हैं, दृश्य और श्रव्य काव्य। तो दृश्य काव्य जो है, जिसमें ये नाट्य आते हैं, रूपक आते हैं, तो उसको श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि यह प्रत्यक्षात्मक शास्त्र है, प्रत्यक्ष ज्ञान कराने वाला है। तो आपके व्यवहार के द्वारा, अभिनय के द्वारा जो प्रस्तुति होती है, उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जो यह दुख सुखात्मक जो संसार, उस संसार के विषय को अंग आदि क्रियाओं के द्वारा संचालन से अभिनय करके जो प्रस्तुति दी जाती है, उसी का नाम क्या है? नाट्य। अब कोई पूछे कि ये नाट्य का प्रयोजन क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी?
तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो ध्यान दीजिए कि हम जानते हैं कि किसी उद्देश्य के बिना कोई कार्य नहीं होता है। तो नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमने अभी क्या कहा कि संसार क्या है? दुख सुख से समन्वित है। तो दुख सुख से समन्वित जो यह संसार है, इसको कुछ क्षणों के लिए उन दुख सुख के चिंतन से हटा करके विश्रांति, शांति को देने वाला, मन को आनंदित करने वाला, स्थिर करने वाला यदि कोई उपाय है तो नाट्य शास्त्र है। तो हम इसको क्या कहें सीधी भाषा में कि मनोविनोद के साथ, आनंद के साथ मन को शांति प्रदान करना नाटक का मुख्य उद्देश्य होता है। चलो आज मन नहीं लगता कि चलो फिल्म देख के आते हैं, तो 4 घंटा आप फिल्म देखते हो तो संसार के समस्त व्यवहार से मुक्त होकर के एक दृश्य पे आपकी दृष्टि रहती है, तो वहां का चिंतन का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। तो नाट्य का मुख्य उद्देश्य यदि कहा जाए तो उसे क्या कहेंगे कि मनोविनोद के साथ, प्रसन्नता के साथ विश्रांति उत्पन्न करना, शांति प्रदान करने, ये नाटक का मुख्य प्रयोजन है। इसी बात को शास्त्रकार लिखते हैं कि दुखार्ता नाम, श्रमार्ता नाम, शोकार्ता नाम, तपस्वी नाम विश्रांति जननम काले नाट्यमेतद भविष्यति। ये जो नाट्य शास्त्र है, जो दुखी है, जो थका हुआ है, परिश्रांत है, जो शोक से ग्रस्त है, उद्विग्न मन वाला है, ऐसे अर्थात दुखों से पीड़ित, श्रांत, उद्विग्न मन वाले को शांति प्रदान करना तथा उसे प्रसन्न करना ही नाटक का मुख्य उद्देश्य होता है। अवगतम? इसी बात को दूसरे शब्दों में भी कहते हैं कि देखिए कि वेद विद्येतिहासानाम आख्यान परिकल्पनम विनोद करणम लोके नाट्यमेतद भविष्यति। और दूसरा ज्ञान क्या है कि हमारे शास्त्रों में जिन जिन बातों को कही गई है उनको पढ़ने के लिए सभी सामाजिक को अवसर नहीं मिलता है, सभी पढ़ नहीं सकता है। तो हमारे शास्त्रों में जो कथानक है, जो कथा वस्तु है, जो चीजें कही गई है, उन सबको एक आख्यानों को आख्यान के रूप में उसकी परिकल्पना करके, उसका एक स्वरूप बना करके और अभिनय के द्वारा प्रस्तुति करके विनोद जननम लोके, लोगों में आनंद देने के लिए यह नाट्य बनाया जाता है। अवगतम? तो इस तरह से वेद विद्या, हमारे पुराण शास्त्र, स्मृति शास्त्र आदि में जो नीति परक, जो शिक्षा प्रदक जो बातें कही गई है, उस सब को लेकर के कथानक के रूप में उसका आख्यान करके और अभिनय के द्वारा प्रस्तुति करना ही नाट्य का मुख्य प्रयोजन होता है। इसी बात को लेकर कहते हैं श्रुति, स्मृति, सदाचार, परिशेषार्थ कल्पनम विनोद जननम लोके नाट्यमेतद भविष्यति। श्रुति माने वेद, स्मृति ग्रंथ, सदाचार और लोगों में किया जाने वाला व्यवहार, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, इन सारे सिद्धांतों को अभिनय के रूप में प्रस्तुत करके आनंदित करना ही नाटक का उद्देश्य कहलाता है, नाटक का उद्देश्य होता है। अवगतम? अब यह जो नाटक है, इस नाट्य की परंपरा और इसका विषय प्रारंभ में भारतीय संस्कृति में इसका प्रारंभ कैसे किया गया, इसको कहाँ से माना जाता है, तो इस चीज में ये ध्यान रखिए कि भारतीय संस्कृति में नाट्य को अनादि परंपरा से प्राप्त माना गया है। अर्थात यह नाट्य विद्या हमारी अनादि परंपरा से प्राप्त है, जिसका प्रवर्तक, जिसका प्रथम उपदेष्टा ब्रह्मा को माना जाता है। तो ये ब्रह्मा ने इस नाट्य शास्त्र का उपदेश क्यों दिया? तो कहते हैं
कि समस्त ज्ञान का मूल कौन है? वेदादि शास्त्र। और वेदादि शास्त्रों में जो सिद्धांत कहे गए हैं, उस वेदादि शास्त्र को सब पढ़ नहीं सकता, सबको अधिकार भी नहीं है, और सर्व जन के लिए संभव भी नहीं है पढ़ना। तो ऐसी स्थिति में वेदादि शास्त्र को पढ़ने से जो धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय की बात की गई है, जो पुरुषार्थ चतुष्टय सभी के लिए है, तो जो लोग वेद नहीं पढ़ेगा, वेदादि शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकता है, गांव आदि में रहता हुआ जो सर्वजन सामान्य व्यक्ति है, उसको कैसे धर्म अर्थ काम की प्राप्ति होगी? उसको कैसे उन विषयों का ज्ञान होगा? इस तरह के प्रश्न आत्रेय ऋषि के द्वारा, अन्य ऋषियों के द्वारा, आत्रेय एवं अन्य ऋषियों के द्वारा ये प्रश्न ब्रह्मा जी से किया गया कि उन लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो इस बात पर ब्रह्मा जी ने समस्त लोगों में धर्म अर्थ की प्राप्ति के लिए और समस्त लोगों की कल्याण की भावना से और समस्त लोगों को सहज रूप से वो ज्ञान हो सके, इसलिए उन्होंने वेदों में से इसके कथा वस्तु को, वेदों से विषय को लेकर के नाट्य शास्त्र का उपदेश किया। इसीलिए इस नाट्य शास्त्र का मूल कौन है? वेद। और किस वेद से क्या चीजें लेकर के एक नाट्य विद्या को तैयार किया गया, तो परीक्षा में पूछ देता है, आप लोगों को ध्यान रखिएगा कि किस वेद से, नाट्य शास्त्र में किस वेद से क्या चीज लिए गए हैं। तो ब्रह्मा ने जब उपदेश दिया तो फिर इंद्र ने आचार्य भरत से इसका उपदेश करने के लिए, नाट्य शास्त्र लिखने के लिए आचार्य भरत को संदेश दिया। तो आचार्य भरत ने सबसे पहले उस ब्रह्मा से प्राप्त नाट्य विद्या को अपने 100 पुत्रों को उपदेश दिया। तो प्रथम इसीलिए नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य, प्रथम भारतीय संस्कृति में आचार्य भरत माने जाते हैं। अवगतम? तो मैं ये कह रहा था कि ब्रह्मा ने इस नाट्य विद्या को कैसे उपदेश किया, कहाँ से विषय लिया। तो पाठ्य वस्तु जो है, विषय वस्तु जिसको कहते हैं कथा, तो कथानक तो ब्रह्मा ने ऋग्वेद से लिया। तो ऋग्वेद से, जैसे ऋग्वेद में क्या होता है, आप विभिन्न आख्यान पढ़ेंगे, पुरुरवा उर्वशी आख्यान है, यम यमी संवाद है, विश्वामित्र नदी संवाद है। इस तरह से ऋग्वेद में जो विभिन्न आख्यान कहे गए हैं, संवाद, उन सब से कथा वस्तु को गृहीत किया। सामवेद से गीत को लिया, और यजुर्वेद व्यावहारिक प्रयोग है यज्ञादि, उससे अभिनय को लिया, और अथर्ववेद से रस को लिया। तो ये चार चीजें चार वेद से ली गई। ऋग्वेद से विषय वस्तु, कथा वस्तु, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय, और अथर्ववेद से रस लेकर, और अन्य जितने भी उपवेद हैं, आयुर्वेद है, धर्मवेद है, धनुर्वेद है, इन सारे उपवेदों से संबंधित जितने भी विषय थे, उन सारे विषय को लेकर के नाट्य शास्त्र का ब्रह्मा ने उपदेश दिया। अवगतम? इसी बात को हम जब आचार्य भरत मुनि का नाट्य शास्त्र देखते हैं, तो उसमें कहते हैं, एवं संकल्प्य भगवान सर्ववेदानुस्मरन् नाट्य वेदम ततश्चक्रे चतुर्वेदांग संभवम। चारों वेदों से निकाल करके इस नाट्य शास्त्र को पहले ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया। जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदा, ऋग्वेद से पाठ्य को, कथा वस्तु को लिया। सामभ्यो गीतमेव च, सामवेद से गीत को लिया। यजुर्वेदात अभिनयान, यजुर्वेद से अभिनय,
रसना अर्थवनादपि, और रस को अथर्वेद से, वेदोपवेद संबद्ध नाट्य वेदो महात्मना एवं भगवता सृष्टो ब्रह्मणा सर्ववेदिना। इस तरह से ब्रह्मा ने इस नाट्य शास्त्र को बनाया। यह नाट्य है क्या चीज, इसको हम क्या कहें? परिभाषा के रूप में जैसे आपने कहा कि अभिनय के रूप में जो प्रस्तुति है उसको हम नाट्य कहते हैं, इसी को नाट्य का लक्षण परिभाषा करते हुए कालांतर में जो हमारे 10 रूपककार जो धनंजय हैं, धनंजय ने नाट्य की परिभाषा दी कि अवस्थानुकृतिर नाट्यम, किसी अवस्था का अनुकरण करना ही नाटक है। नाटक क्या है? किसी कार्य, किसी कथानक, उसके आधार पर उस विषय वस्तु का अनुकरण करना। अर्थात रामायण में जो घटना घटी, तो रामायण में जो घटना घटी वह तो सत्य घटना है, लेकिन रामायण के कथानक को लेकर के हम उसकी प्रस्तुति अभिनय के द्वारा जो करते हैं वही क्या कहलाता है? नाट्य। तो किसी परिस्थिति, देश, काल इत्यादि वातावरण में होने वाली जितनी भी चीजें हैं, उन विषय वस्तु को अनुकरण करके अभिनय के द्वारा जो प्रस्तुति है उसी का नाम क्या है? नाट्य। तो एक शब्द में कोई पूछे कि नाट्य की क्या परिभाषा है, तो क्या जवाब देंगे? अवस्थानुकृति नाट्य। नहीं समझ रहे? तो क्या हुआ मतलब कि यह जो, इसका मतलब क्या हुआ? जहां कोई चीज पहले से चीज कही गई है उसी का अनुकरण है नाटक। तो जहां काव्य में निबद्ध वर्णित जो हमारे धीरोदात्त, ये नायक के भेद करेंगे, धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत, ये 4 प्रकार के नायक होते हैं। तो इन के जो तत्त उन नायकों में जो रहने वाला स्वरूप है, उन स्वरूपों को नायिका जितने भी हैं, नायिका के रूप में जो पात्र है, उन पात्रों का आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, ये हम इसकी व्याख्या करेंगे बाद में। तो 4 प्रकार के नाट्य के विषय वस्तु होते हैं। नाट्य का अंग है 4, मैंने अंग के संचालन के द्वारा अभिनय होता है, अभिनय के 4 अंग। वचन के द्वारा बोल करके विषय वस्तु का उपस्थापन होता है। आहार्य होता है, आहार्य क्या है कि किसी घटना को, किसी चित्र को, किसी परिस्थिति को बताना होता है। मान लीजिए बारिश हो रही है, तो बारिश का जो कार्य है, पर्वत है, वृक्ष है, पर्वत है, नदियां हैं, इसका जब हम संचालन करते हैं तो इस तरह से रंगमंच पर उस पर्वत के दृश्य को, आकाश के दृश्य को उपस्थापित करना, ये आहार्य कहलाता है। और सद्गुणों के नीति परक जो बातें हैं उसको उपस्थापन करना, ये सात्विक कहलाता है। इसकी व्याख्या हम करेंगे। तो इस तरह से जितनी भी ये सारी चीजें हमारे शास्त्रों में, वेदादि शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में, स्मृत शास्त्रों में जो कथानक है, उनको नायिका और नायक के अनुसार जो विषय वस्तु की प्रस्तुति है उसको अभिनय के द्वारा उसकी अवस्था के अनुसार अनुकरण करना ही क्या है? यही नाट्य है। इसीलिए नाट्य में ध्यान रखिए, इसको रूप भी कहते हैं। नाट्य को हम रूप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दृश्यतया रूपम उच्यते, क्योंकि ये दृश्य योग्य है। तो दृश्य में दर्शन किसका होता है? रूप का। तो इसीलिए दर्शन होने के कारण, दिखाई देने के कारण, प्रत्यक्ष दिखाई देने के कारण नाट्य को रूप भी कहता है, और नाट्य को रूपक भी कहा जाता है। रूपक क्या है? जहां किसी वस्तु का आरोप होता है, तो किसी कथानक का, किसी नायक के चरित्र का आरोप करके जहां उसे अभिनय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो देवदत्त जो है वो राम बना हुआ है, यज्ञदत्त जो है हनुमान बना हुआ है, तो उसी राम की अवस्था का वो अनुकरण करेगा। यदि वो मंच पर ये समझ ले कि मैं देवदत्त हूं, तो राम के स्वरूप को नहीं कर सकता। इसीलिए उसी अवस्था में उसको घुसना होता है। तभी जो जिस पात्र में जितना अपने को समर्पित कर लेता है, उसका वह अभिनय उतना अच्छा होता है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से यह जो नाट्य है, यह क्या है कि अभिनय के रूप में प्रस्तुति है। विभिन्न कथानक विषय को, अवस्था के अनुकरण को ही हम
किसी अवस्था की अनुकृति को ही हम क्या कहते हैं, नाट्य कहते हैं। अब ध्यान रखिए, नृत्य जो है उसमें भी अभिनय होता है और नाटक में भी अभिनय होता है, तो दोनों में अभिनय है, लेकिन हम नृत्य की अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन अंतर दोनों में ध्यान रखिए, नाटक जो होता है वो रसाश्रय होता है, रसाश्रित होता है, अर्थात रस पर आश्रित होता है, रस प्रधान होता है। लेकिन नृत्य जो होता है वो नृत्य भावाश्रित होता है, वह भाव पर आश्रित होता है। तो भावों की अभिव्यक्ति नृत्य में अधिक होती है और अभिनय की अभिव्यक्ति नाट्य में होती है। तो नृत्य और नाट्य में अंतर है। तो कोई पूछे कि नाट्य में प्रधान क्या होता है, तो नाट्य में प्रधान होता है रस, और नृत्य में प्रधान क्या होता है, भाव, उसका हाव भाव, भाव भंगिमा, अंग संचालन इत्यादि। तो वहां अभिनय कम प्रधान है, वहां रस प्रधान है, लेकिन नृत्य में ये प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है। अब कहता हूं, अब ये जो नाट्य है, इस नाट्य को यदि हम देखते हैं तो मूलतः नाट्य के 3 विषय वस्तु होते हैं। तो नाट्य के जो भी भारतीय संस्कृति में सिद्धांत कहे गए हैं, जिससे इस नाटक की व्यापकता है, उसको हमको समझना चाहिए। तो नाट्य के 3 तत्व माने गए हैं, पहला वस्तु, दूसरा नेता और तीसरा रस। नाट्य के मुख्य वस्तु कितने हैं, विषय 3 होते हैं, 3 तत्व माने गए हैं, पहला वस्तु, दूसरा नेता, तीसरा रस। और ये वस्तु जो है, ये वस्तु भी 2 प्रकार के होते हैं। वस्तु, वस्तु माने कथा वस्तु, विषय वस्तु 2 प्रकार के, एक होता है आधिकारिक और एक होता है प्रासंगिक। आधिकारिक क्या है, मुख्य कथा वस्तु। आधिकारिक क्या है, जो मुख्य थीम को लेकर के चलते हैं, उस कथा वस्तु को नाट्य में कहते हैं आधिकारिक विषय वस्तु। और एक होता है उस मुख्य वस्तु को, उस विषय को पूरा करने के लिए जो बीच में उसके उपकारक जो विषय होते हैं, उसको हम प्रासंगिक कहते हैं। तो नाट्य में 2 प्रकार के विषय वस्तु, एक जो पहला जो है वस्तु, नेता और रस। तो कथा वस्तु जो है वो 2 प्रकार की होगी, एक होगी आधिकारिक जो मुख्य विषय से संबंधित है, मुख्य कथा वस्तु है, और दूसरा है प्रासंगिक। अब ये आधिकारिक जो है वो क्या है, मैंने मुख्य थीम को लेकर के चलता है, उसमें फल और फल भोक्ता ये दोनों जब तक है, अर्थात नायक जो है कभी कहते हैं ना कि हीरो मरता नहीं है, जिस काम के लिए चलता है वहां तक पहुंच जाता है। तो आधिकारिक जो विषय वस्तु है वो फल प्राप्ति तक चलता है, समझेंगे ना। और प्रासंगिक जो वस्तु है वो बीच में आकर के और फिर वो खत्म हो जाता है, तो वह केवल उसमें सहायक होता है। अब कहते हैं, अब यह जो प्रासंगिक जो वस्तु है, ध्यान रखिएगा कि हम नाट्य के विभिन्न बिंदुओं की चर्चा करते चले जा रहे हैं। तो नाट्य कला क्या चीज है, क्या क्या उसमें होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि परीक्षा में आप नाच करके दिखाओगे, परीक्षा में तो आपको नाट्य कला के बारे में पूछेगा, उसमें क्या क्या चीजें हैं ये पूछेगा। तो आपको पूछ दिया कि नाट्य के बारे में सामान्य आप परिचय दीजिए, नाट्य की विशेषता बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा कि नाट्य में 3 तत्व होते हैं, वस्तु, नेता और रस होता है। ये वस्तु 2 प्रकार की होती है, एक आधिकारिक और एक प्रासंगिक होता है। अब यह प्रासंगिक भी जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है पताका और एक का नाम है प्रकरी। ये नाम विशेष है, मैंने प्रासंगिक जो विषय वस्तु है उसको हम 2 प्रकार से बात करें, क्या कहते हैं, एक पताका और एक प्रकरी। तो ऐसा प्रासंगिक कथा वस्तु जो दूर तक चलती है, कई अंकों तक चलती है, मुख्य नहीं है, वो नहीं समझ में आ रहे हो। जैसे मान लीजिए राम की लंका ऊपर में विजय प्राप्ति है, तो मुख्य प्रयोजन क्या है, लंका के ऊपर विजय प्राप्ति। लेकिन उस विजय प्राप्ति में हनुमान के द्वारा, सुग्रीव आदि के द्वारा साथ में रहना और काम करना, वो वहां तक अंत तक पहुंच जाता है। तो अधिक देश तक जो कथा वस्तु चले मुख्य कथा वस्तु के पूरा करने में,
उसे हम पताका कहते हैं। और कुछ ही अंश में चले, अब जैसे भगवान को समुद्र वो नदी तैरना है तो केवट का प्रसंग आता है, तो केवट का प्रसंग कुछ दूर के लिए ही आता है, उस प्रसंग के बाद अब केवट के कथानक खत्म हो जाता है। तो ऐसे जो छोटे जो कथा वस्तु होते हैं प्रासंगिक, उसको हम प्रकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकरी। तो प्रासंगिक जो विषय वस्तु है वो भी दो प्रकार की, एक पताका और दूसरा प्रकरी। अब हमने कहा ये पताका क्या होता है? तो पताका क्या करता है? पताका रूपी जो विषय वस्तु है वो क्या करता है कि अन्य कोई जो मुख्य चीजें हैं उसको होने की सूचना देता है। माने अन्य जो घटना घटने वाली है उसको पताका रूपी कथा प्रसंग से उस आगे होने वाली घटना को जो सूचना दे उसको कहते हैं पताका। समझ में आ रही बात की नहीं? तो इस तरह से पताका स्थान होता है जिसे हम नाटक में कहते हैं कि जहां के बाद अन्य किसी घटना की होने की सूचना मिलती है, उस स्थान विशेष को नाट्य में पताका स्थान बोलते हैं। अवगतम? तो ये तो हो गया नाटक के तीन तत्व। अब नाटक का जो विषय वस्तु होता है जिसे हम नाट्य शास्त्र की विद्या में इतिवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? नाट्य के विषय वस्तु को हम इतिवृत्त कहते हैं। तो इतिवृत्त जो होता है नाटक का, नाट्य में वो तीन प्रकार के। नाट्य में इतिवृत्त, इतिवृत्त मैंने कथा वस्तु। अभी तो आप तीन तत्व पढ़े हैं, लेकिन उसमें आपने क्या पढ़ा वो ध्यान रखिएगा, जिसकी आगे चर्चा करेंगे। हमने एक पढ़ा पाठ्य वस्तु वस्तु, दूसरा पढ़ा नेता, तीसरा पढ़ा रस। तो हम अभी एक की चर्चा किए हैं और उसके बाद दूसरे प्रसंग पे आ रहे हैं। तो हमारा नेता बचा है और रस बचा है, जिसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। लेकिन बीच में हमको समझना है कि नाट्य का विषय वस्तु कैसा होना चाहिए। तो नाट्य के जो विषय वस्तु हैं जिसको हम इतिवृत्त कहते हैं, वो इतिवृत्त तीन प्रकार के माने गए हैं। एक होता है प्रख्यात, एक होता है उत्पाद्य और एक होता है कवि कल्पित। तो नाट्य के इतिवृत्त माने कथा वस्तु तीन प्रकार के होते हैं, एक प्रख्यात, एक उत्पाद्य और एक कवि कल्पित। तो प्रख्यात क्या चीज है? जो हमारे इतिहास में, जो हमारे पुराने ग्रंथों में जो कथानक बताए गए हैं उसको उस रूप में ही प्रस्तुत करना, ये प्रख्यात कथा वस्तु है। नहीं समझ में आ रही बात? जैसे हमने कहा महाभारत में शकुंतलोपाख्यान है, तो शकुंतला उपाख्यान जो है उस चीज को लेकर के उसको यथावत प्रस्तुत करना, अभिनय करना, ये प्रख्यात विषय है। दूसरा होता है उत्पाद्य, मैंने विषय वस्तु तो शास्त्र में है, लेकिन कवि उसको प्रसंगानुकूल बनाने के लिए, समाज के अनुरूप बनाने के लिए अपनी कल्पना के आधार पर उसको एक नया जो स्वरूप दे देता है, उसमें कुछ चीजों को जोड़ करके और उस कथा वस्तु को जो तैयार करता है उसे कहते हैं कवि कल्पित। जैसे हमने कहा कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो क्या है? वो उत्पाद्य है। उत्पाद्य है का मूल तो विषय है महाभारत का, लेकिन उसको नया स्वरूप देकर के कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रस्तुत किया। तो अपने नए स्वरूप के साथ में जो उस अभिनय को प्रस्तुत किया गया, तो ऐसे जो कथा वस्तु होते हैं उसको कहते हैं उत्पाद्य। और एक होता है बिल्कुल कवि कल्पित, अर्थात कवि ने अपनी कल्पनाओं के आधार पर ही विषय वस्तु को तैयार किया और उस तैयार किए हुए विषय वस्तु को जो हम प्रस्तुत करते हैं उसे कहते हैं कवि कल्पित, या उसको हम कहते हैं, जिसको हम मिश्र कहते हैं, जिसमें दोनों भी बातें आती हैं। अवगतम? तो इस तरह से प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र, ये दोनों प्रकार, तीन प्रकार के कथा वस्तु कहे जाते हैं। अवगतम? अब ये जो नाट्य है, इस नाट्य में ध्यान रखिए, ये जो कथानक जो चलते हैं, इस चलने का भी एक क्रम होता है। ये नहीं कि कैसे क्या होता है, क्योंकि प्रसंगानुकूल क्रम से यदि ये नाटक नहीं चलता है, नहीं समझ में आ रही बात, तो वह नाटक
स्वरूपतः नहीं बन पाएगा। इसीलिए नाटक में किस जगह पर कहाँ क्या होना चाहिए विषय वस्तु को, उसको एक क्रम से जो संयोजित किया जाता है विषय वस्तु के आधार पर, और जो हमने कथा वस्तु बताया, पताका, प्रकृति, इन सबके साथ में समन्वित करके जो नाटक का प्रयोग किया जाता है उसे हम अर्थ प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ माने विषय वस्तु। उस विषय वस्तु का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो नाटक में 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियां मानी गई है। नाटक में अर्थ प्रकृति कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला बीज, दूसरा बिंदु, तीसरा पताका, चौथा प्रकृति और पांचवा कार्य। तो पताका और प्रकृति के बारे में हमने अभी बताया। तो नाट्य के अर्थ परीक्षा में पूछ देता है कि नाट्य के अर्थ प्रकृति के बारे में लिखिए। तो नाटक में 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियां होती है। कौन कौन? बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। तो बीज क्या है? जो कथा वस्तु, बीज माने मूल कारण, तो जो कथा वस्तु प्रारंभ में तो अल्प रूप में दिखाई दे, नहीं समझे कि नहीं, लेकिन वह फल का कारण होता है, अर्थात जो नाटक का उद्देश्य है उसको प्राप्त कराने का। उदाहरण के तौर पे हमने कहा कि इसका नाम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतल का मतलब क्या है? अभिज्ञान माने पुनः पहचान, अभिज्ञान माने पुनः पहचान। तो शकुंतला का पुनः पहचान मुख्य बीज है इसमें। तो राजा दुष्यंत आश्रम में शकुंतला से मिला, लेकिन विश्वामित्र के द्वारा शकुंतला को श्राप दे दिया गया कि जिसके चिंतन में तुम इतना डूबी हुई हो और तुम्हारा आश्रम का जो धर्म है वो भी तू भूल गई कि आश्रम में आए हुए अतिथि के स्वागत करने का दायित्व तुम्हारे पास है, और मैं यहां आया हुआ हूं और तुम मुझे आश्रम अतिथि की सेवा के अनुकूल कार्य नहीं कर रही हो, तुम मेरे बातों को ध्यान भी नहीं दे रही है। तो दुर्वासा ने श्राप दे दिया, विचिंतयन्ती यमनन्य मानसाम तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितत्वम, तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम। विचिंतयन्ती यमनन्य मानसाम तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम, माम उपस्थितम तपोधनम न वेत्सि विचिंतयन्ती। जिसको सोचती हुई तुम ये भी ध्यान नहीं रख रही हो कि तुम्हारे कि आश्रम में मैं तपस्वी आया हुआ, वही क्या होगा? स्मरिष्यति त्वाम न सब बोधितोपि सन। बार बार तेरे याद दिलाने पर भी वो तुमको याद नहीं कर पाएगा। कैसे? कथाम प्रमत्तः प्रथमम सुकृतामिव। जैसे कोई रात में दारू पी के क्या क्या बोलता है, और जैसे उसको रात सुबह नशा उतरता है तब पता ही नहीं रहता है कि मैं क्या बोला नहीं बोला, इसी तरह से राजा ने तुम्हारे साथ जो यहां व्यवहार किया, राजा ने जो तुमको ध्यान दिया, बार बार याद दिलाने पर भी वो तुमको स्मरण नहीं करेगा। अब यह श्राप आ गया, तो इस शकुंतला का पुनः स्मरण राजा को कैसे हो, दुष्यंत को? तो उसका कथानक जो अंगुली से होता है कि बार बार इस बात को शकुंतला की सहेली सुन लेती है विश्वामित्र के श्राप को, फिर विश्वामित्र से निवेदन करती है कि मेरी सहेली की ये स्थिति हो जाएगी, तो आप कोई उपाय बताइए। और बहुत अन्य विनय करने के बाद वह प्रसन्न होकर के विश्वामित्र कहता है कि जा, यदि कोई उसके द्वारा कोई चीज उपहार में दी गई हो और यदि वो उसको दिखाएगा तो दिखाने के बाद स्मरण होगा। तो शकुंतला का जो पुनः पहचान है वह बीज है इस नाटक का, नहीं समझे? जो फल प्राप्ति हो रही है, तो इस तरह से बीज कहते हैं मूल कारण को। तो जो स्वरूप में प्रारंभ में तो कम दिखाई दे, लेकिन किसी अब उस नाटक के फल का कारण होता है, उसे हम नाटक में बीज कहते हैं। समझ में आ रही बात? दूसरा है बिंदु। बिंदु क्या है कि अन्य कथा से दूसरी कथा को
जोड़ करके जो कथा को आगे बढ़ाए, कथानक को, विषय वस्तु को, उसे नाट्य शास्त्र, नाट्य में बिंदु कहते हैं। अर्थात बिंदु क्या चीज है? वो घटना, जो घटना आगे वाली घटनाओं को जोड़ दे, उसे क्या कहते हैं? बिंदु। और पताका बता ही दिया कि प्रासंगिक जो घटना है उसको पताका कहते हैं, और कम देश तक चलने वाली जो प्रासंगिक घटना है उसको प्रकृति कहते हैं। और इस तरह से उस फल को प्राप्त करने के लिए, मूल कथा वस्तु का जो फल है उसको प्राप्त करने के लिए जो जो उपाय किए जाते हैं वो सारे नाट्य में कार्य कहे जाते हैं। इस तरह से नाट्य के विषय वस्तु जो होते हैं उसमें सभी में ये संयोजन जब तक विषय का नहीं होगा तब तक नाट्य सफल नहीं होता है। तो इस तरह से नाट्य के 5 अर्थोपेक्षक कहे जाते हैं। अवगतम? इसी तरह से नाट्य में 5 संधियां होती है। नाट्य में 5 प्रकार की संधियां कही गई है। संधि का मतलब होता है योग, जोड़ना, एक दूसरे से जोड़ना। इसीलिए हम जब देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो क्या होता है? एक की शूटिंग कहीं होती है 1 साल पहले, एक की कहीं दूसरी होती है, एक की भारत में होती है, एक में दूसरे देश में होती है, एक की जंगल में होती है, एक के स्थल में होती है। लेकिन जब हम उस चित्र पर देखते हैं तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि अलग अलग घटना थी, और एक साथ सबको देखते हैं। इसका कारण क्या है? उस तरह से उस नाट्य वृत्त को, कथा वस्तु का समायोजन। तो इस तरह से नाटक में 5 संधियां होती हैं। तो संधि किसे कहते हैं? किसी एक प्रयोजन से परस्पर अन्वित एक दूसरे कथांशों को जब एक दूसरे से के प्रयोजन से उसको जोड़ करके दिखाया जाता है उसे कहते हैं संधि। अवगतम? तो प्रायः ये जो 5 जो अर्थ प्रकृतियां हैं और 5 जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को जो जोड़ने वाला होता है, हम नाट्य में 5 अवस्था भी बताएंगे। तो 5 अर्थोक्षेपक, 5 संधियां, 5 अवस्थाएं, ये सब नाट्य के विषय वस्तु। ये सब जब तक नहीं होगा तब तक नाट्य श्रेष्ठ नहीं होगा। तो नाट्य के कला के अंतर्गत ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो उसमें ये 5 संधियां होती है जिसको कहते हैं मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। नाटक के 5 संधियां कौन कौन? मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। ये 5 नाटक में संधि होते हैं नाट्य शास्त्र, नाट्य में। तो मुख्य जो संधि है, वो मुख्य संधि क्या है? जो नाना रसों को उत्पन्न करने वाली होती है, जहां से बीज की उत्पत्ति होती है, उसे हम मुख्य संधि कहते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि दुर्वासा ने अंगूठी के लिए कहा, और अंगूठी की घटना वहां हुई कि अंगूठी राजा पहले दे चुका था। तो इस तरह की मूल घटना का जो स्वरूप है वो वहां उपस्थित होता है। तो इस तरह से उसको हम मुख्य संधि कहते हैं, जोड़ते हैं। इसी तरह से प्रतिमुख संधि, तो जिस स्थिति में कथानक दृष्ट और नष्ट स्थिति में रहती है, अर्थात जो मुख्य चीजें हैं, बिंदु, वो दिखाई नहीं देता, लगता है कि वहां अभी दूसरी घटना चल रही है। तो ऐसे जो बीज है, वो बीज जहां पर में कथानक दृष्ट और नष्ट स्थिति में रहती है, उसको जो जोड़ने वाली घटना होती है उसे हम प्रतिमुख कहते हैं। और तीसरा क्या है? गर्भ। तो गर्भ संधि क्या है? इसमें रूपक प्रधान का फल गर्भित होता है, अर्थात जहां से फल प्राप्त होना अब चालू होगा, वह जो मुख्य चीज है उसे, इसीलिए नाटक में एक गर्भ स्थान होता है, गर्भ संधि जिसको कहते हैं। जैसे हम प्रतिमा नाटक पढ़ते हैं, तो प्रतिमा नाटक में भरत जी ननिहाल में है, उनको बताया नहीं गया कि दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है। अब जब उनको बुलाया गया तो ये नहीं कहा गया कि दशरथ जी की मृत्यु हो गई है। उनको राजभवन में जो पूर्वज जितने भी राजा होते हैं उनकी मृत्यु के बाद उनकी प्रतिमा लगाई जाती है। तो उन प्रतिमा गृह में जब ले गया घुमाने के लिए, तो सभी के साथ में दशरथ की भी प्रतिमा लगी थी। तो दशरथ की प्रतिमा को लग करके देख करके ही उनको बोध हो गया कि हमारे पिताजी का देहांत हो गया। तो वह जो प्रतिमा गृह है, वह मुख्य जो गर्भ स्थान है नाटक का, वह ऐसा जो बीज फल को उत्पन्न करने वाला होता है उसे हम गर्भ संधि। इसी तरह से अगला क्या है?
विमर्श, अर्थात गर्भ के बाद जो उस क्रिया को करने के लिए उसका विस्तार होता है, जो कार्य, उसको हम विमर्श संधि कहते हैं। और अंत में निर्वहन, अर्थात जिसमें फल की प्राप्ति हो जाती है। नाटक का अंत जहां होता है, नायक को उस फल की प्राप्ति जहां मिल जाती है, उसे हम निर्वहन संधि कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि यह जो नाटक है, इस नाटक की अवस्था भी होती है। अवस्था क्या चीज है? अवस्था है कि नायक आदि के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उस कार्य को हम अवस्था बोलते हैं। नायक के द्वारा, नायिका के द्वारा जो किया जाने वाला कार्य है, उस कार्य को नाट्य में हम अवस्था कहते हैं। ये नाट्य में 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं। पहला आरंभ, दूसरा यत्न, तीसरा प्रत्याशा, चौथा नियताप्ति और 5वां फलागम। तो नाट्य में अवस्था कितने? 5। कौन कौन? आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। तो यह जो आरंभ है, अत्यंत फलागम की उत्सुकता प्राप्ति ही आरंभ है। आरंभ किसको कहते हैं? फल प्राप्त हो जाने की अत्यंत उत्सुकता जहां रहती है, उसको कहते हैं आरंभ। प्रयत्न क्या है? फल प्राप्ति न होने पर उससे प्राप्त करने के लिए जो उपाय किया जाता है नायक आदि के द्वारा, उसको क्या कहते हैं? प्रयत्न। उसे क्या कहेंगे? प्रयत्न। अवगतम? इस तरह से तीसरा है प्राप्त्याशा। तो प्रत्याशा ये क्या चीज है? प्राप्त्याशा, जहां उपाय और विघ्न, भाई प्राप्त भी होना है और वहां उसमें विघ्न भी हो सकता है। इस कारण फल प्राप्ति की संभावना और उसका उपाय दोनों जहां मिश्रित होता है कथानक में, समझेंगे ना? जहां विघ्न की आशंका भी बनी रहती है और फल प्राप्ति करना है ये भी जिज्ञासा रहती है, उसे कहते हैं प्राप्त्याशा। चौथा है नियताप्ति। जब विघ्न खत्म हो गया, नहीं समझेंगे ना, अब फल मिलना निश्चित है, यह जो तय हो जाता है उसे कहते हैं नियत आपति। नियत आपति माने निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होने की संभावना। और अंत में है फलागम। अंत में नाटक को अंत में फल प्राप्त हो गया, विजय प्राप्त हो गई, रावण मर गया, वापिस आ गए अयोध्या राज। तो यह अंत का जो है उसे कहते हैं फलागम। इस तरह से नाट्य में ये 5 अवस्थाएं भी होती हैं। अब ये जो नाट्य है, इस नाट्य में हम देखते हैं कि संवाद भी होता है। नाट्य में कथानक है तो एक दूसरे से संवाद होता है। तो नाट्य में जो संवाद होते हैं, वो संवाद पाठ्यांश की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। नाट्य में जो परस्पर संवाद होता है, वो संवाद 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम कई बार देखते रहते हैं। तो एक तो होता है जिसको कहते हैं सर्वश्राव्य संवाद, जो सभी सुन सके। एक तो क्या है कि जो कोई बोले वो सभी को सुना करके जो बोलता है, तो ऐसा संवाद जो होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वश्राव्य संवाद। एक होता है नियत श्राव्य, मैंने किसी एक व्यक्ति को लक्ष्य करके जो संवाद करता है उसे क्या कहते हैं? नियत श्राव्य। अर्थात रंगमंच पर 4 जने हैं, रंगमंच पर रावण के दरबार में सभी बैठा हुआ है, लेकिन हनुमान जो है रावण को उद्देश्य करके कह रहा है। तो रावण को सुनाने के लिए जो बातें कही गई है एक व्यक्ति को निश्चित करके, उसे क्या कहते हैं? नियत श्राव्य। और एक होता है अश्राव्य, जो किसी को सुनाई ही न दे, अपने मन ही मन बुदबुदाता रहता है, कैसा राजा है, ये ठीक है। तो कोई देखते हैं कि पात्र अपने आप मन में ही, तो अलग से मन में क्या बोलेगा तो दुनिया कैसे समझेगी, लेकिन वो क्या करता है? अकेले में बोलता है। तो अश्राव्य है कि ना रंगमंच पर अन्य लोग ना सुने। तो इस तरह के जो संवाद होते हैं उसे कहते हैं अश्राव्य। तो नाट्य में संवाद कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक सर्वश्राव्य, एक नियत श्राव्य और एक अश्राव्य। अवगतम? अब यह जो नाट्य है, ये मूल रूप क्या है? हमने कहा अभिनय ही तो है, अभिनय की प्रस्तुति ही तो नाट्य है। तो अभिनय कितने प्रकार के होते हैं? तो अभिनय नाट्य में 4 प्रकार के होते हैं। अवगतम? एक होता है जिसे हम कहते हैं वाचिक आंगिक।
वाचिक, आहार्य और सात्विक। समझ में आ रही बात। अभिनय, प्रस्तुति। प्रस्तुति जो होती है नाट्य में वह चार प्रकार के। एक आंगिक, अंग का संचालन करके अभिनय प्रस्तुत होता है। एक बोल करके होता है। एक आहार्य, जैसे मैंने कहा किसी कथानक को सही स्वरूप में उपस्थित करने के लिए उसके स्वरूप के आधार पर किसी अन्य चीज को रंगमंच पर उपस्थित करना, ये क्या कहलाता, आहार्य। और अगला क्या है, सात्विक। सात्विक का मतलब किसी नीति और उपदेश पूर्ण कथानक का जो है उसको बोलना कहते हैं सात्विक। अवगतम। अब ये देखिए कि नाट्य के कितने सारे तत्व हैं, तब जाकर के नाट्य श्रेष्ठ होता है, कला होता है। इन चीजों को ध्यान, तो कितनी बारीकी से नाट्य के विधाओं के बारे में हमारे यहाँ, और वही सारी विधाएं आज चाहे फिल्म हो या कहीं हो, उन सारी चीजों को दिखाई देता है। अब ये जो नाट्य है इसमें जो संवाद होता है, वह संवाद जिसको शैली कहते हैं, उसको उपस्थित करने की जो शैली होती है, उस शैली को नाट्य में वृत्ति कहते हैं। नाट्य में वृत्ति। तो नाट्य की वृत्तियां, वृत्तियां माने शैली, किसी चीज को उपस्थापित करने के लिए जो संवाद, उस संवाद की जो शैली होती है उसको हम क्या कहते हैं, वृत्ति। तो नाट्य में वृत्ति है, उसी को कहते हैं, राजशेखर कहते हैं विलास विन्यास क्रमो वृत्ति। ये परस्पर विलास का जो संयोजन है, परस्पर कथानक का जो बोलने का जो संयोजन है, उसको क्या कहते हैं, वृत्ति। ये क्या होता है, तो नृत्य, गीत, वाद्य आदि के संयोग से जो बनाए जाने वाले जो कथा वस्तु हैं उसको हम वृत्ति भी कहते हैं। तो ये नाट्य में वृत्ति चार प्रकार की होती है। नाट्य में वृत्ति कितने प्रकार के, चार प्रकार के। एक भारती, सात्वती, आरभटी और कौशिकी। नाट्य में चार प्रकार की वृत्तियां होती है। कौन कौन, भारती, सात्वती, आरभटी और कौशिकी। तो ध्यान दीजिए, भारती क्या चीज है कि नाट्य के जिस अंश में स्त्री पात्र का अभाव हो, स्त्री पात्र ना हो, पुरुष पात्र ही रहे, और उसको संस्कृत भाषा का आश्रय लेकर के, या आज के जमाने में उसको कह दीजिए कि परिष्कृत भाषा का आश्रय लेकर के जहां परस्पर वाचिक अभिनय होता है उसे हम भारतीय वृत्ति कहते हैं। अर्थात नायक वहां सभ्य सुसज्जित भाषा के अनुरूप वाक्य का प्रयोग करते हुए संवाद करता है, उसे हम भारतीय वृत्ति कहते हैं। दूसरा क्या है, सात्विकी, जो सात्विक गुण से युक्त हो, न्यायोचित वृत्ति हो, न्याय के द्वारा कहा जाने वाला हो, हर्ष खुशी को देने वाला हो, शोक से रहित हो, ऐसा जो संवाद होता है उसे हम सात्विकी वृत्ति कहते हैं। तीसरा है आरभटी। आरभटी वृत्ति उसे कहते हैं कि नाटक में बहुत ऐसी चीजें होती है जहां कहीं उछलना है, कहीं गिरना है, कहीं बैठ जाना है, तो उछलना, कूदना, ऊपर से ये तरह बैठना, इस तरह के जो किसी चीज को लांग जाना, इस तरह के क्रिया के द्वारा जो अभिनय होती है, विषय वस्तु का उपस्थापन, उसको हम आरभटी कहते हैं। अवगतम। और अगला है चौथा, कौशिकी। तो कौशिकी नाट्य के जिस अंग में कृत्रिम श्रृंगार आदि का समायोजन हो, माने कृत्रिम ढंग से, बनावटी ढंग से सजाया गया हो, इस तरह से बनावटी ढंग से सजा करके किसी विषय वस्तु को उपस्थित करना क्या कहलाता है, कौशिकी। इसमें स्त्री पात्र ज्यादा होता है, क्योंकि स्त्री पात्र को कृत्रिम श्रृंगार आदि के द्वारा सजा करके नृत्य, गीत, वाद्य आदि के द्वारा उस विषय वस्तु का उपस्थापन होता है। तो इस तरह की जो वृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं हम, कौशिकी वृत्ति। और इसके बाद अब आपका कौन बचा, नाटक में आपने तीन तत्व पढ़े थे। तो पहला हमने वस्तु पढ़ा था, दूसरा कौन है, नेता। नेता का मतलब नायक। तो नाटक का नायक कैसा होना चाहिए, नाटक का, नाट्य में
नायक का स्वरूप क्या होना चाहिए, तो उसके लिए कहते हैं अभिगम्य गुणैर युक्तो धीरोदात्तः प्रतापवान कीर्ति कामो महोत्साह त्रय्यास्त्राता महीपति। अर्थात नायक धीरोदात्त होना चाहिए। धीरोदात्त नायक सबसे श्रेष्ठ नायक कहा जाता है ना। अभिगम्य गुणैर युक्तो, ये सभी प्रकार के गुणों से युक्त हो, प्रतापी हो, ओजस्वी हो, कीर्ति कामः, यश को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला हो, अर्थात जिसको यश प्राप्त की इच्छा हो, महान उत्साही होता है, और जो वेदत्रयी है अर्थात शास्त्र के सिद्धांत को मानने वाला है, और महीपति कोई राजा। समझ में आ रही बात। तो ऐसा उसी को दूसरी भाषा में कहते हैं प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरोदात्तः प्रतापवान दिव्योथ दिव्यात दिव्यो वा गुणवान नायको मतः। अर्थात नायक नाटक का किसी प्रख्यात वंशी राजर्षि हो, धीरोदात्त प्रतापी दिव्य हो, प्रतापी दिव्य, दिव्य मने जैसे श्री कृष्ण आदि, दिव्याति दिव्य श्री राम आदि की तरह ऐसा प्रख्यात वंशी जो है प्रतापी राजा धीरोदात्त गुण से संपन्न नाट्य का नायक होना चाहिए। अवगतम। अब ये जो नाट्य है, इस नाट्य में रस जो होता है, कौन सा रस होना चाहिए, तो ध्यान रखिए नाट्य के लिए कहा गया है कि नाट्य में एक ही अंगी रस होता है, बाकी अंगी में प्रधान, प्रधान एक ही रस होगा, बाकी अन्य रस जितने भी होंगे गौण होंगे। तो एक एव भवेदंगी श्रृंगारो वीर एव वा, नाट्य में एक ही प्रधान रस होना चाहिए, या तो श्रृंगार और या तो प्रधान होना चाहिए। समझे ना। तो नाट्य में अंगी रस के रूप में दो में से कोई एक होना चाहिए, या तो वीर रस प्रधान होना चाहिए नाट्य, या श्रृंगार रस प्रधान होना चाहिए। अवगतम। इस तरह से अब ये नाट्य में अंक कैसे होने चाहिए, तो कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 अंकों का नाटक होना चाहिए। समझ रहे हो। इस तरह से अब नाट्य में जो प्रस्तुति होती है उसका प्रारंभ कैसे हो, तो नाट्य की प्रस्तुति में नांदी पाठ प्रमुख माना जाता है। इसलिए कई बार प्रश्न भी पूछ देता है कि नाट्य में नांदी पाठ क्या है। तो नांदी पाठ क्या है कि नाट्य के प्रारंभ में, समझेंगे ना, उसको मंचन करने के लिए नट या नटी या कोई विदूषक जो है उसके द्वारा किसी देवता, द्विज, ब्राह्मण, राजा आदि की स्तुति करते हुए आशीर्वाद आदि वचनों के द्वारा जो स्तुति की जाती है, लोगों के कल्याण की कामना के लिए जो मंगलाचरण किए जाते हैं, उसी को नाटक में हम नांदी पाठ कहते हैं। बात समझ आ रहे। अब आपने कहा कि नाटक में नायक जो होता है वो क्या होना चाहिए, धीरोदात्त होना चाहिए। तो धीरोदात्त कहते किसको है, धीरोदात्त नाटक का नायक का लक्षण क्या है, तो धीरोदात्त नायक का लक्षण क्या कहते हैं, महासत्वो अति गंभीर क्षमावान अविकत्थन स्थिरो निरूढ़ाहंकारो धीरोदात्तः दृढ़व्रतः। अर्थात जो किसी सुंदरी को देखकर जिसके हृदय में रतिभाव उत्पन्न हो, उसे प्राप्त करने की आशंका हो, ऐसी जो नायिका है वह श्रृंगार प्रधान नाट्य में आवश्यक होता है। अच्छा, तो जो महासत्व, सत्व ने सत्व गुणों से युक्त हो, अति गंभीर हो, क्षमावान हो, स्थिर हो, निरूढ़ अहंकार, अहंकार जिसमें लेश मात्र न हो, ऐसा जो गुणों से संपन्न होता है उसे हम धीरोदात्त नायक कहते हैं। अब नायिका, नायिका कैसी होनी चाहिए, तो नायिका के लिए हमने कहा कि श्रृंगार प्रधान जहां नाट्य है वहां नायिका आवश्यक है। समझ गए। तो नायिका कहते किसको है, इसकी चर्चा मैंने कह रहा कि जिस सुंदरी को देखकर हृदय में रतिभाव उत्पन्न हो, जिसको प्राप्ति की आशंका हो, प्राप्ति की इच्छा जगे नायक को, उसे हम नायिका कहते हैं। नायिका के कुछ गुण विशेष बताए गए हैं, विशेष चर्चा हम और करेंगे, लेकिन नायिका में शोभा, कांति, दीप्ति और युवावस्था ये आवश्यक 4 गुण माने गए हैं। जो नायिका होती है
उस नायिका में शोभा, कांति, दीप्ति और यौवन ये आवश्यक गुण बताए गए हैं। चरक संहिता में इस नायिका के बारे में रूप, वचन, हाव से युक्त, सौंदर्य से युक्त नायिका होना चाहिए। ये नायिका 3 प्रकार की कही गई है। नायिका के भेद, नायिका 3 प्रकार की होती है, एक स्वकीया, एक परकीया और एक सामान्य। स्वकीया सामाजिक व्यवहार के अनुसार नायिका को स्व पत्नी जो है वह नायिका स्वकीया नायिका कहलाती है, और अपनी स्त्री परकीया प्रेमिका, और सामान्य ऐसी नायिका जो वेश्या या गणिका सेवा करने वाली, ये जो है नायिका के रूप में जब प्रस्तुत होती है तो उसको हम सामान्य नायिका कहते हैं। अब ये नायिका है, इस नायिका के अवस्था के अनुसार इसके 3 भेद कहे गए। नायिका के 3 भेद, एक मुग्धा नायिका, एक मध्या नायिका और प्रगल्भा नायिका। नायिका के 3 भेद। ऊपर में क्या पढ़े आप? नायिका के जो 3 भेद हैं वह नायिका के स्वरूप के आधार पर, और ये है गुणों के आधार पर, उसके अंदर होने वाले जो गुण धर्म है उसके आधार पर मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। तो जो युवावस्था में आ रही है ऐसी जो नायिका होती है उसे हम मुग्धा नायिका कहते हैं, और प्रौढ़ अवस्था को जो प्राप्त की हुई नायिका रहती है उसे मध्या कहते हैं। और इस तरह से जो मान की दृश्य का मतलब यह है कि जो काम चतुर है, अर्थात किसी पुरुष विशेष को आकर्षित करने के लिए जो प्रौढ़ावस्था में नायिका होती है उसे हम प्रगल्भा कहते हैं। अवगतम? इस तरह से मान की दृश्य भी नायिका के भेद किए गए हैं। तो 3 भेद हैं, धीरा, अधीरा और धीरा धीरा। धीरा, अधीरा और धीरा धीरा नायिका। तो धीर नायिका कौन है? कि जो अपने पति में स्थिर रहने वाली, पति के किसी भी स्वरूप से भी कभी विचलित नहीं होने वाली जो धीर है वह क्या है? धीरा नायिका। एक धीरा धीरा माने पति के अन्य लोगों से उसके संबंध की जानकारी होने पर जो दुखी भी होती है, समझेंगे ना, और जो पति को उलाहना भी देती है, समझेंगे ना, तो सहन करती हुई जो उलाहना देती रहती है उसे कहते हैं धीरा धीरा। और एक है अधीरा, अर्थात पति को बिल्कुल कोपवशात प्रतिक्रिया करने वाली जो नायिका होती है उसे हम क्या कहते हैं? धीरा धीरा। इस तरह से नायिका के अलग भेद होते हैं। प्रकृति के आधार पर भी नायिका के 3 भेद बताए गए, उत्तमा, मध्यमा और अधमा। तो उत्तम नायिका, इसी तरह से अवस्था के आधार पर नायिका के अनेक भेद कहे गए हैं। तो हर विषय को, नाट्य की जो कला है वो किस प्रकार की नायिका होनी चाहिए, उसका घटनाक्रम क्या होना चाहिए, विषय वस्तु क्या होना चाहिए, इस तरह से देखते हैं तो नाट्य शास्त्र के समस्त तत्वों को, नायिका के 8 भेद, 20 प्रकार के भेद अन्य बताए गए। अन्य स्वाधीन नायिका, वासक सज्जा, विरोधपत्ति, खंडिता नायिका, प्रोषित भर्तिता, इस तरह से ये नायिका के अनेक भेद बताए गए। अवगतम? अब इस तरह से जब नायिका है तो नायिका के अलंकार भी होने चाहिए। कैसे? अब राजा है और राजा की पत्नी है, अब वो मान लो कि बेश्या के यहाँ या ऐसे वाले नृत्य कला करने वाली जो है उसका श्रृंगार पहन ले तो वहां नहीं होगा। तो श्रृंगार भी अलग होते हैं। तो सामान्य रूप से हम श्रृंगार के बारे में पूछ लेंगे कि श्रृंगार कितने प्रकार के होते हैं। तो श्रृंगार 3 प्रकार के होते हैं। एक अंगज श्रृंगार, दूसरा अयत्नज श्रृंगार, तीसरा स्वभावज श्रृंगार। अंगज श्रृंगार क्या है नायिका के? तो अंगज श्रृंगार है अंग से, अंग माने नेत्र, भौं आदि,
नेत्र भौं आदि के द्वारा संचालन के द्वारा जो कार्यवृत्त किया जाता है, तो इस तरह से अंग के द्वारा होने वाले जो भाव हैं उसको अंगज बोलते हैं। दूसरा हमने कहा अयत्नज। अयत्नज जो स्वाभाविक धर्म है, उसमें यत्न की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने ऊपर में गिनाया था सात: शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भता, औदार्य और धैर्य। इसी तरह से स्वभाव से होने वाला लीला, विलास, विच्छित्ति, विभ्रम, किलकिंचित, मोट्टायित, कुट्टमित, बिब्बोक, ललित और मद, ये नायिका के भेद बोले गए। और अंत में जब नाटक संपन्न होता है तो अंत में भरत वाक्य होता है। तो भरत वाक्य क्या चीज है नाट्य का, कि नाट्य जब संपन्न होता है तो संपन्न होने के बाद, फल प्राप्ति होने के बाद, शुभकामना व्यक्त करने के लिए, सबको शुभाशीर्वाद देने के लिए, अंत में मंगलाचरण के रूप में, आशीर्वाद के रूप में जो पद्य बोला जाता है, वही पद्य हमारा जो प्रथम आचार्य है नाट्य शास्त्र के भरत मुनि, उनके नाम पर उसको हम भरत वाक्य कहते हैं। तो इस तरह से हम भारतीय संस्कृति और संस्कृत में देखते हैं कि नाट्य एक ऐसा विषय है, एक ऐसी कला है जो संसार के समस्त विषयों को अभिनय के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसका विशद विवेचन हमें सभी शास्त्रों में मिलता है। अतः यदि किसी को नाट्य का ज्ञान, नाट्य के विषय वस्तु को यदि समझना होगा, तो नाट्य के ये जितने भी सारे तत्व हैं, इन सब को यदि वो नहीं समझता है तो फिर वो नाट्य कला में निपुण नहीं होने के कारण उसका नाट्य कभी लोक रंजक नहीं होगा, कभी वस्तु को सहजतया उपस्थापित नहीं होगा, लोक में ग्राह्य नहीं होता है। इसीलिए नाट्य कला में दक्ष होना और उस नाट्य कला के द्वारा संसार के सभी विषयों को उपस्थापित करके लोगों में धर्म, अर्थ, काम और सभी विषयों का ज्ञान प्रदान करना, ये भारतीय संस्कृति का प्रत्यक्ष जो व्यवहार है, उस व्यवहार को नाट्य सिद्धांत के आधार पर, नाट्य कला के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। अब यह जो नाट्य है, जैसे हमने आपको बताया कि अलग अलग विषय से संबंधित होते हैं, तो वह विषय आपके प्रांत से भी संबंधित होगा, देश से भी संबंधित होगा, आचार से भी संबंधित होगा, हमारे प्राचीन परंपरा में जो वर्णित सिद्धांत है उनसे भी होगा, इस तरह से। लेकिन नाट्य तत्व यही सारे होंगे, क्योंकि किसी भी भाषा में क्यों ना हो, लेकिन नाट्य के जो सिद्धांत हैं उसी आधार पर नाट्य के ग्रंथों को या नाट्य की कलाओं को यदि हम उसको उस रूप में प्रस्तुत करते हैं, तभी वो नाट्य सफल होता है। अतः भारतीय संस्कृति में 64 कलाओं में यह नाट्य कला अत्यंत श्रेष्ठ और समाज को एक दिशा देने वाली कला कही जाती है। चलिए इसको संपन्न करते हैं। इसी के बाद हम जो कुछ प्रधान और है नृत्य के बारे में, जो जिसमें ललित भी आ जाता है, इसकी कुछ चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद बाकी चीज़ें आप लोग उस इतिहास, प्रागैतिक भारतीय संस्कृत इतिहास में से देखिएगा, जो आपको स्थापत्य कला आदि के बारे में मिल जाए, उसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब जो हमारा मूल विषय है, एक इस नृत्य की चर्चा करने के बाद भारतीय दर्शन की जो प्रवृत्तियां हैं, जो हमको विशेष रूप से समझना है, और आपका सेकंड पत्र भी होना है, तो इसलिए पहले हम ये दर्शन वाले विषय को अब लेंगे एक एक करके, और उसके प्राय समय बीचों की चर्चा। और मैं कोशिश करता हूं कि पहले सारे विषय आपको उपस्थित हो जाएं, उसको एक बार आप लोग दिमाग में सेट कर लें, फिर प्रश्न के रूप में कैसे लिखना है या प्रश्नों की स्थिति कैसे करनी है, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन सब कुछ तब होगा जब पहले हमारे दिमाग में एक बार मूल विषय वस्तु कथानक हमारा सुदृढ़ हो जाए। तो अभी आवश्यकता आप लोगों की ये है कि विषय को संकलित कीजिए, बार बार सुनिए और उसको एक दिमाग में एक क्रमिक रूप में उपस्थापन करिए कि क्या क्या इसमें मुख्य बिंदु हैं और हमको अपनी भाषा में कैसे लिखना है। चलिए शेष चर्चा करेंगे। तो कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को व्यवधान ना हो, लेकिन कई बार कुछ ऐसी विसंगतियाँ आ जाती है तो उसको भी देखना पड़ता है। चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।